ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि जो न्यूट्रिशनल जो रिक्वायरमेंट होती है ना किसी भी पेशेंट की, फॉर एग्ज़ाम्पल एक पेशेंट आता है तो वो हमारे जो वार्ड में एडमिट होता है, तो जब वार्ड में एडमिट होता है तो उस पेशेंट की आप न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट कैसे देखेंगे, क्या करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो याद रखो, देखिए जब से ये मैंने चैप्टर शुरू किया है, मैं रिमेंबर को पहले मैं बहुत बड़ा रिमेंबर कहता था ना, रिमेंबर की जगह में मैंने वाई आर लिखना शुरू कर दिया, वाई आर, ठीक है, वाई आर। तो इसका मतलब वही है जो रिमेंबर का ही है, ठीक है ना। तो मैं इसको वाई आर लिखता हूँ, ठीक है, दायरा बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया वाई आर से, आपने याद रखना कि ये कोई क्वेश्चन वाली बात है, ठीक है। याद रखें कि एक तरफ हमारे पास क्या होता है, इंजर्ड और सेप्टिक पेशेंट्स होते हैं, एक तरफ हमारे पास हेल्दी पीपल होते हैं, ठीक है ना। तो मेटाबॉलिक नीड्स एंड न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ इंजर्ड और सेप्टिक पेशेंट्स ये होते हैं डिफरेंट। डिफरेंट को मैं ऐसे लिखता हूँ, दो इक्वल, देखो डिफरेंट मतलब नॉट इक्वल टू ना, तो डिफरेंट को मैं, ये इक्वल टू है तो इसको मैं यूँ करता हूँ तो ये डिफरेंट बन जाता है। तो यानी कि अब इसका क्या कैसे समझेंगे, याद रखो इंजर्ड और सेप्टिक पेशेंट्स के मेटाबॉलिक नीड्स और न्यूट्रिशनल नीड्स ये डिफरेंट होते हैं हेल्दी पीपल के मेटाबॉलिक नीड्स और न्यूट्रिशनल नीड्स से, ठीक है। सही है ना, ठीक है। अगेन, और याद रखो, अगेन देखो, याद रखो कि जो सर्जिकल पेशेंट्स है ना, इनका जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है ना, ये बहुत ही ड्रामेटिक इफ़ेक्ट्स डालता है सर्जरी के आउटकम पे, सर्जरी के आउटकम पे बहुत ही ड्रामेटिक इफ़ेक्ट्स डालता है, ये आपने याद रखना है। अब वो पेशेंट, देखो इसका क्या मतलब है, देखो एक पे ऑपरेशन कर रहे हैं आप लेब कोली, ठीक है, लेब कोली कर रहे हैं आप एक ऐसे पेशेंट पे जो मेल नरिश्ड है, ठीक है ना, मेल नरिश्ड है, एक ऐसा पेशेंट है जो वेल एंड गुड है। तो इसके ये जो वेल एंड गुड है ना, ये बहुत जल्दी हील हो जाएगा, ठीक है, ये बहुत ठीक हो जाएगा। जो मेल नरिश्ड हो सकता है उसके वो कॉम्प्लिकेशंस की तरफ चला जाए, ठीक है ना, वुंड कॉम्प्लिकेशंस हो गए, अंदरूनी बैरूनी चाहे जैसी भी कॉम्प्लिकेशंस हो। तो कहने का मकसद ये है कि सर्जिकल पेशेंट्स का जो न्यूट्रिशनल स्टेटस होता है ना, वो ड्रामेटिक इफ़ेक्ट्स डालता है सर्जरी के आउटकम पे, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। इसी तरह अब कंपोनेंट्स ऑफ एडिक्वेट न्यूट्रिशन क्या क्या हैं, ठीक है, एक मिनट, ठीक है ना। तो अब इस न्यूट्रिशन के कंपोनेंट्स क्या हैं, एडिक्वेट न्यूट्रिशन के याद रखो, ये 6 कंपोनेंट्स हैं इसमें, ये आपने 6 याद रखना है। क्या क्या है इसमें, नंबर 1 वाटर, नंबर 2 एनर्जी, एनर्जी में फिर फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स की तरफ से एनर्जी, ठीक है, फिर नंबर 3 प्रोटीन्स। देखो प्रोटीन्स और एनर्जी बहुत अलग अलग है ये पॉइंट आपने याद रखना है। यहाँ पे प्रोटीन अलग है, एनर्जी जिसके अंदर फैट की एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट्स ये अलग है, ये पॉइंट आपने याद रखना है। तो प्रोटीन एनर्जी से अलग है, प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन नहीं बोलते, ये वही इसीलिए अलग बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह आ जाओ किस पे, इलेक्ट्रोलाइट्स पे आ जाओ। चौथा इलेक्ट्रोलाइट्स है, पांचवा मिनरल्स है हमारे पास, और छठा वाइटामिन्स। तो ये सारे के सारे कंपोनेंट्स हैं एडिक्वेट जो न्यूट्रिशन के, ठीक है ना। तो अब हम एक एक करके बात करेंगे इन कंपोनेंट्स के बारे में, ठीक है। बात करेंगे किसके बारे में, टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट के बारे में, टोटल वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट रिक्वायरमेंट के बारे में, टोटल प्रोटीन, टोटल लिपिड्स, टोटल कार्बोहाइड्रेट्स, ट्रेस एलिमेंट्स और वाइटामिन्स। अब देखें यहाँ पे कंपोनेंट्स तो ये हैं, ये 6 के 6 कंपोनेंट्स हैं हमारे वाइटामिन्स मिला के, ठीक है। तो ये 6 कंपोनेंट्स हैं, लेकिन हम यहाँ बात करेंगे थोड़ा खोल के। फॉर एग्जांपल क्या मतलब, एनर्जी इधर है ना एक कंपोनेंट है, लेकिन फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स इसके सब कंपोनेंट्स हैं। लेकिन हम यहाँ पे जो है ना लिपिड्स वगैरह कार्बो इनको अलग अलग पढ़ रहे हैं, इससे आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना है। यानी कि कहने का मकसद ये कि हम सिर्फ एनर्जी को हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, यानी इस जगह में फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स को भी अलग अलग डिस्कस कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल ट्रेस मिनरल्स और एलिमेंट्स को भी अलग अलग डिस्कस कर रहे हैं। तो एक एक करके हम देखेंगे। सबसे पहले टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट, ठीक है। देखो इसका फार्मूला है, एनर्जी रिक्वायरमेंट इक्वल टू बी इंटू इफ़ इंटू एफ। बी इफ़ अफ, जब कोई भी आपको स्टिंग करती है आप क्या करते हैं, इफ़ अफ बोलते हैं ना, इफ़ अफ तो ज़रब तक है, ज़रब, ठीक है। आई एफ इफ से इंजरी फैक्टर है, ए एफ से एक्टिविटी फैक्टर है, ठीक है। तो बी इक्वल टू, अब बी है क्या चीज़, बी है हमारा बेजल एनर्जी एक्सपेंडिचर, बी इज़ बेजल एनर्जी एक्सपेंडिचर को भी हम बी बोलते हैं, ठीक है ना। अच्छा, बी क्या है हमारे पास, 25 से 30 किलोग्राम पर केजी, ये रूल ऑफ थंब में याद रखो, बी इज़ 25 से 30 किलोग्राम पर केजी।
ठीक है ना। तो क्या हुआ 25 से 30 किलोग्राम पर केजी, ठीक है। ये आपका क्या हुआ है, रूल बी हुआ। अच्छा, उसके बाद देखो एफ हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। एफ देखो एफ भी इसी तरह ही है। 1.2 हम एफ देंगे अगर कन्फाइंड टू बेड है। 1.3 एफ देंगे अगर एम्बुलेटरी पेशेंट है। 1.3 देंगे अगर टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। ठीक है। उसके बाद इंजरी फैक्टर देखो, इंजरी फैक्टर अगर की बात करें, अगर जो है सर्जरी हो रही है, ठीक है, तो 1.1 से लेके 1.2 देंगे। अगर इन्फेक्शन हुआ है 1.2 से 1.6 देंगे। अगर ट्रामा है तो 1.1 से 1.8 देंगे। अगर सेप्सिस है तो 1.4 से 1.8 इसका इंजरी फैक्टर होगा, ठीक है। ठीक है, तो ये रट्टा मारने वाली बातें हैं, लेकिन फार्मूला आपने याद रखना है। बी इफ़ अफ, बी स्टिंग करती है तो आप क्या करते हैं, इफ़ अफ बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ हम क्या पढ़ेंगे, टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट हमने देख ली। टोटल वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स रिक्वायरमेंट, टोटल वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स रिक्वायरमेंट देखो हम ये पहले पढ़ चुके हैं, बहुत अच्छी तरह पढ़ चुके हैं फ्लूइड्स वाले चैप्टर में, ठीक है। इसी तरह तीसरा क्या है हमारे पास देखो, तो तीसरा है प्रोटीन रिक्वायरमेंट, टोटल प्रोटीन रिक्वायरमेंट। तो टोटल प्रोटीन रिक्वायरमेंट देखो, प्रोटीन्स जो हैं, प्रोटीन्स दे आर very important, proteins are very important for the biosynthesis of enzymes, biosynthesis of structural molecules, biosynthesis of immunoglobulins, देखो IG immunoglobulins। तो ये प्रोटीन्स जो है ना, दे आर इम्पोर्टेंट फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ दीज प्रोडक्ट्स इन द बॉडी, ठीक है। तो देखो एक 30 केजी का जो आदमी होता है ना, 30 केजी का आदमी, उसके अंदर 10 से लेके 11 किलोग्राम तक, ये केजी में है, 10-11 किलोग्राम तक प्रोटीन होती है। और ये प्रोटीन मोस्टली कहाँ होती है, एसके मसल्स, स्केलेटल मसल्स में होती है, ठीक है। याद रखें जो डेली जो प्रोटीन टर्नओवर, डीपीटी, डेली प्रोटीन टर्नओवर को मैं डीपीटी बोलता हूँ, डेली प्रोटीन टर्नओवर होता है ना, वो 250 से लेके 300 ग्राम तक ये होता है, 250 से लेके 300 ग्राम तक, ठीक है ना। और 250 से 300 ग्राम तक होता है। और जो प्राइमरी साइट होती है डेली प्रोटीन टर्नओवर की, वो होती है जीआईटी। और जीआईटी में फिर अंदर जो एंटेरोसाइट्स एंड सिक्रेटेड डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो होते हैं, देखो ना यहाँ पे एंटेरोसाइट्स और सिक्रेटेड जो डाइजेस्टिव, ये रेगुलरली लूज होते रहते हैं, ठीक है। ठीक है ना। अब याद रखें कि जो हेल्दी इंडिविजुअल्स होते हैं ना, इनमें प्रोटीन रिक्वायरमेंट कितनी होती है, 0.8 to 1 ग्राम पर डे, पर केजी पर डे। ये पर केजी पर डे है, यहाँ पर मैंने पर डे पर केजी लिखा है। तो ये 0.8 to 1 ग्राम पर केजी पर डे है। लेकिन बट, बहुत बड़ा बट, ठीक है ना, बहुत बड़ा बट, इसको इस 1 ग्राम को 2 ग्राम्स पर केजी पर डे तक ये खींच सकती है बॉडी, अगर स्ट्रेस हो तो। यानी कि स्ट्रेस में ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत, अगर मोस्ट 100% डबल, ठीक है ना, देखो 100% डबल प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है इन टाइम्स ऑफ स्ट्रेस, ठीक है ना। देखिए जो प्रोटीन होती है वो नाइट्रोजन देती है बॉडी को, नाइट्रोजन प्रोवाइड करती है ये प्रोटीन, ठीक है ना। और नॉर्मली ये नॉर्मल है, नॉर्मली जो नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट होती है ना, वो 1 ग्राम पर 150 किलो कैल होती है, ठीक है ना, याद रखें, ठीक है ना। तो मैं क्या कह रहा हूँ, एक नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल होता है ना, उसको 1 ग्राम पर 150 किलो कैल नाइट्रोजन चाहिए होती है। नॉर्मल इंडिविजुअल को 1 ग्राम पर 150 किलो कैल नाइट्रोजन चाहिए होती है, ठीक है ना। अब प्रोटीन जो है, कितना प्रोटीन 1 ग्राम कितना दीजिएगा, देखो प्रोटीन नाइट्रोजन देता है, कितना दीजिएगा, तो 6.2 ग्राम ऑफ प्रोटीन प्रोवाइड करता है, सिर्फ और सिर्फ 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। यानी कि 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन मिलती है 6.25 ग्राम ऑफ प्रोटीन से। और इसी 1 ग्राम प्रोटीन से फिर कैलोरीज कितनी मिलती हैं, 4 किलो कैलोरीज। तो नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल 1 ग्राम पर 150 किलो कैल नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है उसको, ठीक है ना। याद रखें प्रोटीन से 10 to 15% जो कैलोरीज होती हैं ना बॉडी की रिक्वायरमेंट की, वो आनी चाहिए वाइल प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशनल सपोर्ट, ठीक है ना। तो 10 to 15% कैलोरीज, ठीक है।
अब याद रखें ग्लूटामीन जो है तो वो फ्यूल है किसके लिए, एंटेरोसाइट्स के लिए यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन, जबकि ब्यूटारेट वो फ्यूल है कोलोनोसाइट्स के लिए जो कि कोलोन में होते हैं। ठीक है, ठीक है ना। अब चौथी बात हम टोटल लिपिड रिक्वायरमेंट की बात करेंगे। ठीक है, हमने क्या किया, टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट की बात की, टोटल वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स की बात की, टोटल प्रोटीन की बात की। अब टोटल लिपिड रिक्वायरमेंट की बात करेंगे। देखो जो टोटल लिपिड रिक्वायरमेंट है ना वो है हमारी, देखो याद रखो 25 से 40% ऑफ द कैलोरीज होनी चाहिए ना, वो लिपिड पूरी करता है कैलोरी रिक्वायरमेंट। ठीक है, जिस तरह मैंने आपको इधर बताया था प्रोटीन 10 से 15, लिपिड का ये है कि लिपिड 25 से 40। ठीक है, फैटी एसिड्स जो होते हैं देखो ये मेजर सोर्स ऑफ फ्यूल होते हैं, किन के लिए, हार्ट के लिए, लीवर के लिए और स्केलेटल मसल के लिए, ये फैटी एसिड्स। ठीक है, ये मेजर सोर्स ऑफ फ्यूल होते हैं। इन स्टार्वेशन लीवर क्या करता है, फैटी एसिड्स को पकड़ के कीटोन बॉडीज़ में कन्वर्ट करता है, और ये कीटोन बॉडीज़ आपको पता है ये ब्रेन, हार्ट, स्केलेटल मसल ये यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है ना, याद रखो ब्रेन यूजेस कीटोन बॉडीज एज प्राइमरी फ्यूल ड्यूरिंग स्टार्वेशन। ठीक है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ठीक है, फिर हमारे जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं दे अकाउंट फॉर कितना, देखो कार्बोहाइड्रेट्स 50 to 60% ऑफ टोटल कैलोरिक TCR, टोटल कैलोरिक रिक्वायरमेंट, टोटल कैलोरिक रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स 50 to 60% ऑफ टोटल कैलोरिक रिक्वायरमेंट। लिपिड्स कितना दे रहे थे, 25 से 40। प्रोटीन्स कितना दे रहे थे, 15 से 25। ठीक है, लिपिड प्रोटीन्स कितना दे रहे थे, तो देखो 10 से 15, नॉट 15 से 25। ये प्रोटीन्स 10 से 15 दे रहे थे, और लिपिड्स दे रहे थे 25 से 40, और अब हमारे कार्बोहाइड्रेट्स दे रहे हैं 50 से 60% ऑफ द टोटल कैलोरिक रिक्वायरमेंट। ठीक है, याद रखो 150 ग्राम ऑफ ग्लूकोज पर डे ये जो है ना ये रिक्वायर्ड होती है हमारी बॉडी के लिए, मिनिमम नीड्स पूरी करने के लिए। किस किस के, ब्रेन के, RBC के, WBC के और रीनल मेडुला के मिनिमम नीड्स पूरे करने के लिए हमें कितनी ग्राम्स ऑफ पर डे चाहिए कार्बोहाइड्रेट्स, 150 ग्राम्स पर डे चाहिए। क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना ब्रेन, RBC, WBC, रीनल मेडुला ये खाते हैं ग्लूकोज, ये ग्लूकोज पे चलते हैं, याद रखें। ठीक है, अब हमारे पास है वाइटामिन्स एंड मिनरल्स। ठीक है, देखो याद रखें हमने प्रोटीन पढ़ा, एनर्जी पढ़ा, वाटर पढ़ा, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ा, और क्या पढ़ा, दूसरी सारी चीज़ें हमने पढ़ी। तो हमें अभी लास्ट में हमने क्या पढ़ना है, हमने पढ़ना है वाइटामिन्स एंड मिनरल्स। ठीक है ना, ठीक है ना। तो देखो सीवियर मेल न्यूट्रिशन जब होती है ना तो विटामिन डेफिशिएंसी भी इंसू करती है। सीवियर मेल न्यूट्रिशन विटामिन डेफिशिएंसी भी आती है। अब देखो विटामिन ए, जिंक और विटामिन सी, विटामिन ए, जिंक और विटामिन सी, ये जो है ना ये जो ठीक है ना, तो मैंने क्या कहा कि विटामिन ए, जिंक हो गया, और विटामिन सी ये क्या करते हैं, विटामिन सी, ए, जिंक ये करते हैं वूंड हीलिंग में ये सही रोल प्ले करते हैं। तो अगर इनकी डेफिशिएंसी हो जाए तो फिर वूंड हीलिंग भी सही नहीं हो पाती, तो ये हमें लाजमी देने चाहिए। ठीक है, इसी तरह विटामिन ए, सी, एन, ई ये एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, और बी, एन के जो है ये मेटाबॉलिक कोएंजाइम्स के तौर पे एक्ट करते हैं, बी एंड विटामिन के। ठीक है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये MCQ देखिए, इफ़ अ पर्सन इज टेकिंग प्रोटीन इन हिज डाइट विच विल बी नेसेसरी टू गिव, देखो ये राइबोफ्लेविन, तो प्रोटीन्स के साथ राइबोफ्लेविन जो ये भी विटामिन बी है। राइबोफ्लेविन क्या है, ये विटामिन बी है। ठीक है ना, और कौन सा बी है, ये विटामिन B2 है। ठीक है, देखो राइबोफ्लेविन इज़ फॉर प्रोटीन्स, ठीक है, ये, और बायोटीन इज़ फॉर फैट मेटाबॉलिज्म, और थायमीन इज़ फॉर कार्बोहाइड्रेट। तो थायमीन B1 है, विटामिन बायोटीन जो है वो B7 है, B7 को बायोटीन कहते हैं। तो ये इसीलिए क्योंकि ये जो B है ना, ये विटामिन B कॉम्प्लेक्स है, ये मेटाबॉलिक जो कोएंजाइम्स के तौर पे एक्ट करते हैं। ठीक है, यही मैं मिसाल देना आपको चाह रहा था। ठीक है, अच्छा उसके बाद याद रखो कि कैल्शियम, फॉस्फेट और आयरन ये भी फीडिंग रिजीम्स में ऐड होने चाहिए लाजमी। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए B12 अगर हम लाजमी देंगे अगर किसी पेशेंट की गैस्ट्रिक रिजेक्शन हुई है, देखो गैस्ट्रिक रिजेक्शन हुई है या फिर
इंटेस्टाइनल रिजेक्शन हुई है, गैस्ट्रिक रिजेक्शन या इंटेस्टाइनल रिजेक्शन, हम विटामिन B2 लाजमी देंगे इन दोनों केसेस में। या फिर तीसरी केस क्या हो सकता है, अगर हिस्ट्री ऑफ अल्कोहल डिपेंडेंस भी है कि किसी भी सर्जिकल पेशेंट को, तब भी हम विटामिन B12 उसको देंगे सप्लीमेंट्स में। ठीक है, ठीक है ना। तो ये देखो जो ये टेबल है ये हमें शो करती है, क्या करती है, न्यूट्रिशनल रिजीम शो करती है पर डे के हिसाब से। पर डे न्यूट्रिशनल रिजीम किन के लिए, 25 से 55 साल के पेशेंट्स के लिए। ठीक है, अब कंपोनेंट प्रोटीन हम पर डे कितने, रिक्वायरमेंट कितनी है, 1 to 1.5 ग्राम्स पर केजी। तो रिक्वायरमेंट आफ्टर मेजर सर्जरी 1.5 to 2 ग्राम्स पर केजी, ये ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, इसी तरह वाटर 40 ml पर केजी। ठीक है ना। तो फिर आफ्टर मेजर सर्जरी वेरिएबल अकॉर्डिंग टू द लॉसेस, लॉसेस के हिसाब से हम देखते हैं वाटर को। इसी तरह एनर्जी देखो 40 किलो कैलोरीज पर केजी इन हेल्थ, जबकि मेजर सर्जरी के बाद भी 40 किलो कैलोरीज पर केजी ही चाहिए होती है। इसी तरह इलेक्ट्रोलाइट्स देखो 75 मिलीमोल्स ऑफ सोडियम, 50 मिलीमोल्स ऑफ पोटेशियम, ये चाहिए होता है। ये भी वेरिएबल होता है अकॉर्डिंग टू लॉसेस। अच्छा, इसी तरह पर डे की बात कर रहा हूँ मैं, 75 मिलीमोल्स पर डे चाहिए होता है सोडियम, 50 मिलीमोल्स पर डे चाहिए होता है के पोटेशियम। मिनरल्स 15 मिली इक्विवेलेंट कैल्शियम चाहिए होती है, 40 मिलीमोल्स फॉस्फेट चाहिए होती है, 10 मिली इक्विवेलेंट मैग्नीशियम चाहिए, ये भी वही लॉसेस के हिसाब से हम देते हैं। अच्छा, उसके बाद वाइटामिन बी ग्रुप, सी, फैट सोलुबल वाइटामिन, सम वाइटामिन में बी बेनिफिशियल इन सर्जिकल इलनेसेस। ठीक है, तो वही मैंने बताया। फॉर एग्जांपल B12 की मैंने बात की, B12 जो है ये अगर गैस्ट्रिक रिजेक्शन, इंटेस्टाइनल रिजेक्शन की हो तो उसमें हम देते होते हैं, तो ये वही बात कर रहा है। ठीक है ना। अच्छा, तो ये देखें मोस्ट ऑफ द चीज़ें अकॉर्डिंग टू द लॉसेस हम दे रहे हैं। वाटर अकॉर्डिंग टू द लॉस, इलेक्ट्रोलाइट्स अकॉर्डिंग टू द लॉस, मिनरल्स, ट्रेस मिनरल्स अकॉर्डिंग टू द लॉस हम दे रहे हैं। ठीक है, एनर्जी जो है वो इतनी ही दे रहे हैं, शुरू में भी एंड में भी। और जो है प्रोटीन्स को हमने डबल किया हुआ है, प्रोटीन्स 2x पे जा रहा है। ठीक है, ये आपने याद रखना है बस।